आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इंतजार की घड़ी, उम्मीद की लड़ी और मुज़ाकरात की छड़ी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। अब से चंद घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर का हलफ उठाने जा रहे हैं। वैसे अमेरिका और यूरोप में लोगों के अजीब मिजाज, सोच और अजीब जमहूरियत है। अब हम जरा अमेरिका को ही ले लें तो आपको अजीब नहीं लगता कि इलेक्शन जैसा अहम तरीन मसला इस मुल्क में कोई मसला ही नहीं है, कोई वजह तनाज़ा ही नहीं है, चाहे हुकूमत की मुद्दत हो, इलेक्शन के लिए हर 4 साल बाद नवंबर का पहला मंगल पोलिंग डे हो या फिर हलफ उठाने के लिए 20 जनवरी की तारीख हो, सब कुछ सदियों पहले तय कर दिया गया था और ये सब उसी तयशुदा इलेक्शन शेड्यूल को फॉलो करते चले आ रहे हैं। ना कभी किसी अबूरी सेटअप का शोर मचता है, ना निजाम बदलने की कोई तहरीक चलती है। ये क्या अजीब लोग हैं कि इलेक्शन के मौके पर ना लड़ते हैं, ना गंद उछालते हैं, ना हवाई फायरिंग करते हैं। क्या अजीब लोग हैं कि जो जीत जाता है वो लोगों का शुक्रगुजार होता है और जो हार जाता है वो मुतमईन और जीतने वाले को खुले दिल के साथ मुबारकबाद तक दे देता है। भाई क्या अजीब लोग हैं कि ना किसी को कोई सिलेक्टेड के ताने देता है, ना किसी का RTS बैठता है और ना ही फॉर्म 47 की बेसाखियों का सहारा लिया जाता है। कितने अजीब लोग हैं कि ना कोई इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम लगाता है, ना कोई अदालत किसी जमात से इंतखाबी निशान छीनती है, ना किसी से कोई कागजात नामजदगी छीनता है, ना कोई इलेक्शन से पहले वफादारियां तब्दील कराता है, ना कोई इलेक्शन रिजल्ट बदलता है। सियासत में ना कोई जॉगर ग्रुप, ना प्रेशर ग्रुप और ना ही कोई किसी गेट से वाबस्ता, ना कोई किसी नर्सरी का बूटा और ना ही कोई किंग्स पार्टी। ये कैसे अजीब लोग हैं। अब ट्रंप हलफ तो ले लेंगे लेकिन भाई बहुत ही बोरिंग इलेक्शन था इनका। ना किसी को ये कहते सुना गया कि ट्रंप ने रेड लाइन क्रॉस की है, ना किसी ने उनको जेल में डाला, ना ताहयात ना अहल किया, ना ही एक मुकदमे में जमानत के बाद फौरी कोई मुकदमा बनाकर उनको जेल में रखने का नुस्खा आजमाया। क्या अजीब लोग हैं कि एक संगीन मुकदमे में जो सजा दी वो सुनकर हंसी आती है। ये क्या अजीब लोग हैं कि साबिक सदर के जनाजे में सब शरीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने मुखालिफिन के साथ कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं, फिर देर तक दोस्तों की तरह गुफ्तगू करते हैं। भाई ये बड़े ही बेज़ौक सियासतदान हैं। इनको तो सियासी मुखालफत भी करनी नहीं आती और तो और ये इलेक्शन में आमने सामने पूरी कौम के सामने टीवी पर डिबेट तक कर लेते हैं। तौबा तौबा, हलफ बर्दारी का वक्त आ गया है और अभी तक किसी ने इस तकरीब का बाइकआउट ही नहीं किया। भाई ऐसी ठंडी ठार सियासत देख कर ना बड़ी मायूसी हुई है। आखिर अमेरिका के इलेक्शन भी कोई इलेक्शन है। इनको चाहिए कि इलेक्शन का मजा लेना है ना तो हमसे रुजू करें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इलेक्शन तो इन तमाम तमाशों के बगैर मुकम्मल ही नहीं है, वरना रखें अपना इलेक्शन अपने पास। तो जनाब आज अमेरिका में तब्दीली पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून हैं जहांगीर जदून साहब ने। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं अजहर सिद्दीक साहब और माहिर कानून हैं हाफिज एहसान खोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और एहसान खोकर साहब आपसे ज़रा शुरू करते हैं और पहले ज़रा थोड़ी सी बात ट्रंप के हवाले से कर लें, उसके बाद फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी मैं आपकी राय लूँगी। सर अब से तकरीबन 24 घंटे के बाद अमेरिका में जो एक बड़ी तब्दीली का अमल था वो मुकम्मल हो जाएगा, ट्रंप हलफ उठा लेंगे। क्या ख्याल है कि ये तब्दीली पाकिस्तान में भी किसी बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है? बिस्मिल्लाह पारिस साहब का शुक्रिया। बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिकन जो हैं, जो आपके मुल्क के अंदर जो फॉरेन मैटर्स हैं यानी कि फॉरेन रिलेशंस वाले हैं, उनके अंदर तो आपको इंगेज करेंगे, लेकिन जो आपके इंटरनल प्योरली आपके लीगल मैटर्स है उसके अंदर इंगेज नहीं करेंगे। और अगर उसकी इंगेजमेंट आएगी और PTI अगर उसको अप्रिशिएट करती है कि जी ट्रंप ने जो है उसके अंदर अप्रिशिएट किया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो है, तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो पाकिस्तान के अंदर और बाहर आएगा। चूंकि बुनियादी तौर पे आपने गुड मुदाखलत समझते हैं। नहीं देखे ना, मुदाखलत गुड है या बैड है। अगर फॉरेन कंट्री की मुदाखलत है तो वो हर सूरत के अंदर बुरी है, चाहे आपको हुकूमत के अंदर हो चाहे हुकूमत से बाहर हो। और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी शख्स ने हुकूमत की मुदाखलत के अंदर या हुकूमत से बाहर रह के मुदाखलत के अंदर जो है अमेरिकन सेंटिमेंट्स के लिए काम किया है या अमेरिकन सेंटिमेंट्स को जो है वो अप्रिशिएट किया है, तो उसके लिए पॉलिटिकली जो है वो भी स्पेस कम होती है। अब हो या जब भी देखे ना PTI ने अगर अपने आप को पॉलिटिकली पॉपुलर किया है तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स थे। और वो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स दो तरह आए थे। वो दो तरह ये थे कि हम कोई गुलाम है, एक वो सेंटिमेंट था, और दूसरा सेंटिमेंट ये था कि वो कौन होते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर मुदाखलत करें। और स्टार्ट हुई थी आपकी एब्सोल्युटली नॉट से। अगर तीनों चीजें जो हैं वो इस
ट्रम्प साहब जो हैं या उनके कुछ आपने देखा होगा कि पहले स्पोक्स पर्सन थे, उनके ट्वीट्स आए, अब वो ट्वीट रुक गए, अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, उनके बयानात आपने सुने, अब वो ट्वीट रुक गए। लेकिन ये है कि जब भी कोई इस तरह की एंगेजमेंट आएगी या आती है, पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी डिफेंसिव हो जाती है उस मैटर के अंदर, क्योंकि अगर किसी भी स्टेज के अंदर जो है इन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा किया है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आना चाहिए और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो मुदाखलत है ये उन्हें करनी चाहिए, दोनों सूरतें के अंदर पीटीआई को पॉलिटिकली बहुत बड़ा रुक गए हैं। वो लॉस एंजलिस में जो आग लगी हुई है ना, वहां पे सारे मसरूफ हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अभी कंप्लीटली रुक गए हैं। लेकिन सर देखें, इस बात को तो आप हाफिज एहसान साहब तस्लीम करेंगे ना कि ट्रम्प जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, और वो ज़ाहिर है रिवायती ये जो सिफारती रिवायात होती हैं वो उससे हट कर, यानी कि उसको वो फॉलो नहीं करते, वो कुछ भी कर देते हैं, कोई भी बात उनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वो जो अपनी जैसी शख्सियात हैं उनको पसंद भी करते हैं। देखें शुमाली कोरिया के और रूस के सुदूर जो हैं उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी है। अब खान साहब के हवाले से भी कहा जाता है वो भी अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो ये जो मुमासलत है क्या ये भी कारगर साबित नहीं होगी? नहीं, वो इसलिए नहीं आएगी ना कि चीज़ ये है कि जब आप गवर्नमेंट के अंदर आके, तो आपने जब गवर्नमेंट की पॉलिसी को टो करना होता है तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उस मुल्क की जो है एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है या उस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, और अगर दोनों चीजें जो है आप उन्हें टेक्निकली साइड पे करके, नहीं खान साहब भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन बड़ी रिजेंबलेंस है दोनों में। पारिस उनकी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हुए ट्रंप ने पेंटागन के खिलाफ बयान दिया? कभी उन्होंने इसी तरह रोड्स के ऊपर जाके ललकारा अपने आर्मी चीफ को? उन्होंने कहा था कि मैं फला को निकालूंगा आके और फला को निकालूंगा। आप ये देखिएगा ना कि जब वो आएंगे, निकालना और चीज है, लेकिन आप स्टेट वे टारगेट क्या ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ जो उनकी अपनी जुडिशरी थी उसे टारगेट किया, या अपनी एस्टैब्लिशमेंट या अपनी फौज को, या उसके बाद जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी? आप ये कहते हैं कि दबाव नहीं आएगा? मेरा नहीं ख्याल कि आएगा, और अगर इन केस उनकी तैनातियों को देखते हुए हाथ से खोकर साहब अगर दबाव आता है, आपके ख्याल में तो इस दबाव को मुस्तरद करने के लिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कि लीगल मैटर्स हैं पेंडिंग पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जो अदालत फैसला करेगी वो हमें सबको मंजूर होगा। राइट। अजहर सिद्दीक साहब, हमने तो आप लोगों से हमेशा उस इमरान खान की तारीफें सुनी हैं जिन्होंने हमेशा एब्सोल्युटली नॉट कहा है, जिन्होंने बैरूनी जो मुदाखलत है उसको उसके खिलाफ हमेशा नारा लगाया है, जिन्होंने यूथ को हकीकी आज़ादी जो है उसका दर्स दिया है। तो अब उसी इमरान खान की जो जमात है वो मुदाखलत को एब्सोल्युटली यस कहने पर क्यों सर उस तरफ दिखाई देती है, या क्यों ज़रूरी समझ रही है? बहुत शुक्रिया पारस। हमें अमेरिकन की तारीख भूलनी नहीं चाहिए। अब तक कोई 56 के करीब ऑपरेशन रजीम चेंज के ऑपरेशन किए हैं और ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ गया है। हम नहीं है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल मीडिया ने एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से सारी बातें कहती है, लेकिन तारीख हमारी बड़ी कमजोर है। नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन ने आपके सामने है, वो ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है, और अमेरिकन इंटरवेंशन पाकिस्तानी पॉलिसीज में पुरानी बात सर, मफाद होगा ना, बात नहीं है। इस टाइम इमरान खान से अमेरिका का क्या मफाद हो सकता है अजहर सिद्दीक साहब? नहीं, वो इशू नहीं है इस वक्त। इस वक्त जो इशू ये है, जो सवाल आ रहा है ना, जो पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है, वो पाकिस्तान में जो फसाइयत और ह्यूमन राइट वायलेशन की है। यानी अमेरिका वगैरह तो बात की बात है ना। सबसे पहले तो यूएन वर्किंग पेपर ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन है, 17-18 सफ़ों का सब पढ़ने वाला है, और एक सच लिखा हुआ है उसके अंदर। फिर उसके बाद कोई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं उठी थी, वो तो यूएसए की पार्लियामेंट ने कहा जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उसके अलावा बता दे क्या नहीं हो रही है। हर एक को पता है, बच्चे को पता है, पूरी दुनिया के अंदर। फिर यूके की पार्लियामेंट में भी आया, तो यही कुछ हो रहा है ना। किसने कहा कि पाकिस्तान में सारा कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है? आज वो सियासी जमातें सारा भूल गई हैं कि अगर उनके साथ हो रहा था। तो इसका मतलब उम्मीद तो है ना, बात वही है कि आपको उम्मीद है। अब ये बताएं कि ट्रंप जो हैं वो हलफ उठाने के बाद फिर क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में मुदाखलत का सोचेंगे? सर, बड़े मसाइल हैं उनकी टेबल के ऊपर, बड़ी मुश्किल से मैं और बात कर रहा हूँ, और भी इश्यूज हैं जी। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। अभी आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि डोनाल्ड इंतजामिया आकर, मुशर्रफ यानी ट्रंप इंतजामिया आकर डोनाल्ड लू के खिलाफ क्या करती है। अगर डोनाल्ड लू के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया तो आप समझ आइएगा कि उन्होंने रिवर्सल, जो कुछ हुआ उन्होंने इसको कंडेम करना है, देखना है। और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में जो एग्रेसिव पॉलिसीज है ना, वो आने वाले दिनों में आप देखिएगा, वो आने वाले दिनों में एग्रेसिव पॉलिसीज जितनी भी ली, एक्शन क्यों लेंगे उनके खिलाफ? ये तो वक्त बताएगा सारा। अब चूंकि जितनी बातें सारी हुई हैं और जो हालात देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर,
کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے جو اگریسو سٹائل لیا اور اس کے بعد اسرائیل کے اگینسٹ باقی پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، وہ تو پالیسی کو اپنے مفاد کو ہی آگے بڑھا رہے تھے نا سر. بس یہ دیکھیں نا، اب یہی دیکھنا ہے نا. ابھی تو اگر مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ابھی تو آگے انہوں نے اپنی امریکن گورنمنٹ سنبھالنی ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے، تو 100 دن تو ان کے اس میں لگ جانے ہیں. اور ہمیں کوئی امیدیں کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کو ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگائی بیٹھے ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ فسائیت ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے پوری دنیا کو آواز اٹھانی چاہیے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. 250 پرچے اب تک ہو چکے ہوئے ہیں، 250 مقدمے ہو چکے ہیں. پرچے اب مجھے بتائیں مقدمے کتنے درج کروائے؟ وہ سائفر کا کیا ہوا؟ بڑی باتیں ہوتی تھی نا سائفر کا، اس کے بعد ہم نے عزت کا دیکھ لیا، اب اپنا توشہ خانہ دیکھ لیے. یعنی اب یہ مذاق ہو رہا ہے، میں باسیت وکیل شرمندہ ہوتا ہے وہاں. آپ کہتے ہیں ہمیں امید نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان اتنی مجبور ہے، اتنی بے بس ہے کہ اگر کوئی پریشر پڑتا ہے تو کیا فوراً ہاں کہہ دے گی یا کوئی ریزسٹنس شو کی جائے گی؟ چونکہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی حضرت صدیق صاحب، لیکن آپ کو شہباز شریف صاحب کا تو پتا ہے نا بھائی، وہ کسی کی نہیں سنتے اور اپنا کریڈٹ بھی کسی کو نہیں دیتے. دیکھیں میں بتاؤں، پنجابی میں مشہور محاورہ ہے نوکر کی تے نخرا کی. ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اور پوری دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. ہم پوری دنیا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. یہی ٹائم ہے اپنے آپ کو بڑھائیں آگے اور پوری دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آئیں اور آگے لے کر جائیں چیزوں کو. رائٹ. اچھا جہانگیر جدون صاحب، اب میں نے اکثر یہ سنا کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کے آئین میں دراڑ ڈال دی ہے، تو سر اب تو ایک اور دراڑ جو ہے وہ پیدا ہونے کا خطرہ یا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. اب جب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے خیال میں ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد کیا پاک امریکہ تعلقات جو ہیں اس میں کوئی یا کسی قسم کی دراڑ پڑنے کا کوئی امکان آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو امریکن ان کی ٹاپ پرائرٹی تو اپنی اسٹیٹ ہے، USA ہوتی ہے. دیکھیں نا پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھیں، سعودی عرب، قطر جو گلف اسٹیٹ ہیں آپ کے ملک میں انٹرفیئرنس کر رہی ہے نہیں کر رہی. تو جس طرح آپ دیکھیں نا اب ملکوں کے اندر انٹرفیئرنس کرتی ہے سول گورنمنٹ کے اندر، وہ obviously امریکہ ان کو کہہ سکتا ہے نا. اس میں آپ دیکھیں نا سمجھ آتا ہے. دیکھیں کبھی افغانستان کی جنگ تھی، کبھی نیوکلیئر جو ہے اس کا ایشو تھا، لیکن آپ کے خیال میں اس وقت اگر مداخلت ہوتی ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تو اس میں ان کا کیا مفاد ہوگا؟ نہیں، مفاد کی بات نہیں ہے. دیکھیں انٹرنیشنل جی آپ نے کنونشن جو ہے ان کا مفاد یہی نا کہ وہ کہتے ہیں جس طرح ہم چاہیں وہ کام ہو. دیکھیں نا بعض کو ایک گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، اس کا مفاد نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی اتھارٹی پاور کو مینٹین میں سمجھ گئی آپ کی بات، لیکن خان صاحب کی رہائی میں ان کا کیا مفاد ہوگا؟ خان صاحب کی ضروری نہیں ہے کہ وہ آئیں تو خان صاحب کو رہا کر دیں، لیکن وہ ایک ضرور دیکھتے ہیں کہ جو سافٹ کارنر ہے کس کی طرف ہے ان کا کرتا ہے وہاں پہ. لیکن مفاد ہوتا ہے نا اسرائیل کے ساتھ بھی. دیکھیں ہم نے IMF سے لون لینا ہے. ایشوز کے پاس خان صاحب کے بارے میں سوچنے کی فرصت کتنی جلدی ملے گی؟ خان صاحب دیکھیں میٹر نہیں کرتا، خان صاحب ایک بندہ میٹر نہیں کرتا، ایز اے پالیسی میٹر کرتی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے کیا آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سویلین گورنمنٹ پہ انٹرفیئرنس نہیں کر رہی. آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کیا کر رہی ہے؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کیا آپ دیکھیں ایک عام بندے کے خلاف کیس بنانا جو ہے کتنا آسان ہوتا ہے. ایک سابق پرائم منسٹر کے خلاف 200 کیس بناتے ہیں، یہ ان کے خلاف یا پہلے کے خلاف. رائٹ. آپ نے کہا کہ ایک دیکھیں نا ایک سیکشن افسر کو آپ عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں، مجھے کوئی بتائے. ہم تو ایک چپراسی PN جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے نا اس کو عدالت میں ایویڈنس کے لیے لے جائے گا. صدیق صاحب کا بڑا ایکسپیرینس ہے کرمنل لاء میں، کوئی جاتا ہے وہ کہتا ہے میں گورنمنٹ امپلائیز ہوں، مین چکروں میں کیوں پڑھوں. لیکن جب آپ ایک کسی ملزم کے خلاف پوری اسٹیٹ کے جو ہے سیکشن افسر، ڈپٹی سیکرٹری، اس کے اپنے بندے جو ہے نا، اب دیکھیں نا اعظم خان جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری تھا، اس نے جا کے ایویڈنس دے دی. یس. اس پہ آتے ہیں ایک بات اور بتا دیں، اگر کوئی دباؤ پڑتا ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان اس کو برداشت کر لے گا؟ ماضی میں کئی بار برداشت کر چکا ہے، لیکن اب حالات مختلف ہیں خطے کے بھی، اور دیکھیں پاک فوج کو بھی جس قسم کی پروپیگنڈا مہم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ بھی پہلے ایسا نہیں تھا نا سر. افغانستان بھی جنگ کے لیے تیار ہے. پرائم منسٹر اب کیا کہتا ہے؟ بیگرز آر ناٹ چوزر. اب اس میں سب سے بڑا ہمارا ایشو یہ ہے نا کہ IMF ہم بندے ہوئے ہیں، آج IMF ہمیں لون نہ دے تو پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کے قریب چلا گیا تھا. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آپ کی اکنامک سیورنٹی نہیں ہے. جس ملک کے اندر آپ دیکھیں نا ایک غریب بندے کی کیا سیورنٹی ہوتی ہے، وہ بیچارہ کہتا تو ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن جب اکنامک پاور دنیا کے اندر آپ سب سے بڑی جو ہے وہ اکنامک پاور ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے فی الحال. دیکھیں نا آپ ایسا، ابھی میں اسپتال سے ہو کے آیا ہوں ادھر، آپ بندہ جا کے لات دیکھیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ، کیا کیا مشکلات ہیں. کوئی ہسپتال جائے اور نہ تھانے جائے، دونوں کے بڑے برے حالات ہیں، لوگ توبہ توبہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں پھر. لیکن آپ نے کہا عمران خان میٹر نہیں کرتا، لیکن ٹرمپ اور عمران خان دونوں میں مماثلت تو ہے. دیکھیں نا دونوں انپریڈکٹیبل ہیں، دونوں ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں، اور دونوں ہی پاپولسٹ بھی ہیں، اور دونوں کی جو سپورٹ جو ہے وہ کلٹ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، زخمی ہوئے، خان صاحب پہ بھی ہوا. تو ایک کیمسٹری تو ہے نا، کام نہیں کرے گی یہ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کام نہیں کرے گی، یہ کرے گی. یہ تو دیکھیں نا آپ
कल 20 तारीख को जब हलफ लेंगे उसके बाद देखते हैं क्या पॉलिसी हो सकता है, एक ट्वीट लगा दे छोटी सी, क्या पता चलता है। जो ट्वीट लगा देंगे जो आप कह रहे हो, आपको भी उम्मीद है इसका मतलब? वो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई पता नहीं चलता। मैं इसमें एक ऐड जरा वन लाइन पे आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें ऐड करूंगा, अजहर ने कहा कि जी 55-56 बार अमेरिकन ने रजीम चेंज किया है और उसके बाद जो है वो ये उनकी एक पॉलिसी है। मैं इस पे ये कहता हूं कि पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी ये थी कि अमेरिका ने रजीम चेंज के अंदर कोई काम नहीं किया, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। लेकिन उस चीज के अंदर आज तक जो 55 या 56 रजीम चेंज दुनिया के अंदर आई हैं और अगर अमेरिकन पॉलिसी के तौर पे आई हैं, तो क्या अमेरिका ने दोबारा जिस रजीम चेंज को किया है उसको दोबारा लाएं? चले एक और दूसरा ये है कि जिन्होंने वो 55-56 रजीम चेंज के अंदर उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, कोई एक तो एग्जांपल बताए ना कि उनके खिलाफ सिद्दीकी साहब कोई एक एग्जांपल बताएं, फिर जरा मैंने आगे चलना है, इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं। अच्छा, मैं वो डॉक्टर अनवर सजाद की बड़ी खूबसूरत बातें दो याद है मुझे। सफाई निस्फ वाले जुर्म है। पहले मैं क्रेडिट जाता हूं, कम से कम ये बात कबूल तो कर ली कि ऑपरेशन रजीम चेंज पाकिस्तान में उन्होंने किया है। नहीं कहा, मैंने कहा नहीं है, आप जो कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, आपकी मिसाल आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी ये है और नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी की पॉलिसी रजीम चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं की बात को आगे बढ़ाया है 55-56 है, तो कोई एक बताएं कि जहां पे अमेरिका ने रजीम चेंज किया उस मुल्क के प्रेसिडेंट को, पार्टी को, प्राइम मिनिस्टर को दोबारा लेके आए। देखिए उसके अंदर डोनाल्ड लू का जिस तरह का एक्शन किसी एक के खिलाफ एक्शन हुआ। जी अजहर सिद्दीकी साहब। नहीं, मैं जवाब दे रहता हूं, जवाब दे। देखिए याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, आज आपके प्रोग्राम में प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि इंटरनेशनल पॉलिसीज में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है और जो गलतियां कोताहियां ये सारी माफिया, मैं ये नहीं कहता कि अभी फौरन हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में देखेगा ये अब इंटरनेशनली ये माफिया मांगी जाएंगी। अब नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, और डोनाल्ड लू के अगेंस्ट एक्शन होगा, ये भी मेरी बात याद रख लीजिए। आपकी जो प्रेडिक्शन होती है ना, उस पर मुझे थोड़ा कम एतमाद है, क्योंकि आपने 2024 में कितनी बार प्रेडिक्शन की, इतनी दफा तो मेरे शो में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब इल्मे नजूम क्या कह रहा है, इमरान खान कब तक रिहा हो जाएंगे? अब तो उम्र कैद हो गई है और वकला तहरीक भी नहीं चली। देखिए मैं बताऊं, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, अब जज तब्दील हो जाए, मुझे सिर्फ इतना बता दें, वकील बीमार होकर कहीं चले जाएं, एक केस से ट्रांसफर करके दूसरे जज के पास ले जाएं, तो उसमें अजहर सिद्दीकी तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये वाला अब चूंकि अगले पोर्शन में बात कर रही है उसमें मैं बता दूंगा आपको, मैं कोई ज्यादा लंबा दूर नहीं देख रहा इमरान खान साहब को। आप मार्च तक बहुत हालात बेहतर देखेंगे। दूसरी तरफ भी तो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे ट्रम्प बीमार भी हो सकते हैं, बुखार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मैं जरा इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर आती हूँ हाफिज एहसान साहब। चूंकि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी शुरू से ही आपकी बड़ी गहरी नजर थी और इस पे जो 2 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर अभी इस पर काफ़ी बहस हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप टेक्निकल चीज़ों में ना जाएं प्लीज़, और ज़रा आसान अल्फाज में हमें ये समझाइएगा कि ये रियासत पाकिस्तान का ये पैसा कैसे था और इमरान खान को क्या इससे ज़ाती फ़ायदा कोई हुआ है या माली फ़ायदा? देखिए पारस, ये है कि ये पैसा जो है इसको पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के लॉ ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। ये वो पैसा है कि जो पाकिस्तान से बाहर गया और बरतानिया का जो कानून है प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट जो है उसके अंदर जहां भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आती हैं उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जहां पे वो इन्वेस्टिगेशन उस तरफ चली जाती है कि जहां उन्हें यकीन होता है कि हम प्रोसिक्यूशन के अंदर सक्सीड कर लेते हैं, तो उस अदालत जो मुतलका उनके नीचे काम कर रही होती है, यानी कि उस लॉ के नीचे जो है उससे एक परमिशन लेते हैं। ये सिविल लायबिलिटी का केस नहीं, सिविल लायबिलिटी ये होता क्रिमिनली है, लेकिन इसके 2 एस्पेक्ट्स निकलते हैं। पहला एस्पेक्ट इसका ये आया, उन्होंने अपनी इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद उन्होंने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स लिए जो उसमें कंसर्न मैजिस्ट्रेट था। उसके बाद जब सारा, और ये 10 अकाउंट्स थे और पूरी फैमिली थी, मलिक रियाज, उनके बेटे, उनकी बहू, उनकी बेटी, सारे ये लोग थे। उसके बाद हुआ ये कि जब ये सारा मामला जो है इस अगली स्टेज पे जाने लगा तो मलिक रियाज साहब ने कहा उस लॉ के नीचे 2 ऑप्शन है। एक ये है कि अगर आप समझते हैं कि मैं इस प्रोसिक्यूशन को डिफेंड नहीं कर सकूंगा, आप सेटलमेंट में चले जाते हैं कि जी मैं अपने पैसे को गिव अप करता हूं। ये डिटेल्स हमने सुनी, ये हमें पता है पैसा कहां जाना चाहिए था। पैसा जाना चाहिए था बरतानिया के कानून के मुताबिक, जो एनसीए का लॉ है उसके बाद मुताबिक जो है पैसा आना चाहिए था स्टेट अकाउंट के अंदर। एनसीए ने ये डिक्लेयर किया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। नहीं, और उनकी प्रेस रिलीज को क्या प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनाया गया था? ये पीटीआई के बुकला यही सवाल आप उठा रहे हैं।
जो उन्होंने काम किया वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है उसके नीचे एक्ट के लिए जो 2002 का है उसके नीचे उन्होंने काम किया। जब उन्होंने उसके नीचे काम कर लिया तो जब अकाउंट फ्रीज कर लिए गए तो वो अकाउंट उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग थी। जब मलिक रियाज ने वहां पे सेटलमेंट की तो वहां के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंटर हुई और वहां पे एंटर होके शहजाद अकबर ने अपनी बजाय किसी एक लॉयर को उसके अंदर ट्रस्ट जो डीड थी उसके अंदर शामिल करवाया और वहां पे ये कहा कि जो स्टेट अकाउंट पाकिस्तान का है वो है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का है। और वो सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार का अकाउंट था 460 अरब की लायबिलिटी का वहां शो करवाया गया। और कैबिनेट के अंदर पारस सिर्फ एक ही वजह थी ये क्यों नहीं खुला। दुनिया के अंदर आज तक कैबिनेट की इन कैमरा मीटिंग्स तो हमने सुनी है कि जिसके अंदर जो है आपकी क्लोज डिस्कशन आती है और इवन आपके मिनट सर्कुलेट नहीं होते, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि जिन कैबिनेट मेंबर जो है उनके सामने भी आप ये कहें कि ये वो एक चीज एग्रीमेंट था, ना उसके अंदर दो चीजें थी और इसीलिए ये गवर्नमेंट भी नहीं थे। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं खोल रही थी? इसलिए था ना प्रोसिक्यूशन का हिस्सा बनाया इसको, ना डॉक्यूमेंट्स को किसी ने देखा। ये फैसले में यही बात है ना एनसीए के अंदर जब आपने अकाउंट ये दे दिया सुप्रीम कोर्ट का तो अगर आप इसको नॉन डिस्क्लोजर वहां पे ना डालते, और वहां का कानून भी है कि अगर मैं मान जाता हूं कि मैंने क्राइम किया तो कहते पर्दा डाले, बट चूंकि यहां पे थर्ड पार्टी पाकिस्तान थी, अगर ये समझे कि 3 दिसंबर को पता चल जाता कि मलिक रियाज का पैसा जो है हुकूमत खोल लेना, वो उन्होंने भी खुफिया रखा है, वो कहते हैं हम क्यों अपने ताल्लुकात खराब करें। पारिस एग्जीक्यूट हो गया कि वो पैसा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए। अगर 3 दिसंबर की कैबिनेट के अंदर सारे मेंबर्स को पता चल जाता कि भाई साहब ये तो पैसा जो पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था ये तो मलिक रियाज को दे रहा है। सर मुझे आपकी बात ये चीज समझ आई कि देखिए यहाँ से पैसा मनी लॉन्डर होकर बरतानिया गया, वहां पे एनसीए ने सेटलमेंट किया और उनके कवानीन के मुताबिक ये पैसा जो है वो रियासत पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। यही बात है, लेकिन वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज की लायबिलिटी वो गया ये कि ऐसा पैसा जो उनके कानून के मुताबिक 4 फीट होके पाकिस्तान में आना चाहिए था, मलिक रियाज की लायबिलिटी उसको ट्रांसफर कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो लोग थे वो कंप्लिसी हुए और उसे अब यहाँ पे सवाल ये है कि इससे फिर इमरान खान को क्या माली फायदा हुआ। अब उसके अंदर ये है, अब उसके ये जो 148 सफे की जजमेंट है ना इसके अंदर वो सर पहला आया ये कि क्या पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने एक ट्रांसपेरेंट अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला किया कि नहीं किया। और वो फैसला जो था उसने ना सिर्फ पाकिस्तान के लॉ की वायलेशन की जो आपका रूल्स ऑफ बिजनेस 16, 17, 18, 19 है, और ना सिर्फ उसने बरतानिया की एनसीए जो है उसको मिसरिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को इस्तेमाल करके जो इलीगल मनी थी उसे कवर देने की कोशिश की। अब अगला आ जाता है उसका रेसिप्रोकल जो है वो आपका अप्रैल से लेके आपको 2022 तक जो ट्रांजैक्शन नजर आ रही हैं और जो आपके डिपेंडेंट है वो आपको एक रेसिप्रोकल नजर आएगा। और अगर इतना ही सच्चा होता तो जिसने दिया है वो पाकिस्तान के अंदर कहता कि जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ना मलिक रियाज आया ना शहजाद अकबर आया ना वो 6 एब्सकॉन्डर हैं सारी इसके अंदर। चलिए वो मलिक रियाज साहब को तो इश्तिहारी करार दे दिया गया। अजहर सिद्दीक साहब मैं ब्रेक ले लूं क्योंकि फिर आपके लिए बड़े सवाल आते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब अभी आपने सारी बात तफसील से सुनी ना हाफिज एहसान साहब की, अब जरा आप भी आसान अल्फाज में बताइएगा कि ये मामला ये केस करप्शन या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का कैसे नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? अच्छा पहली तो मैं आपके सामने, चूंकि मैं नैब के केसेस करता रहता हूँ, 3 तरह से नैब में रखना है कि वाइट कॉलर क्राइम में 3 तरह के काम होते हैं। एक हम कहते हैं वॉलंटरी रिटर्न, एक बंदा कहता है करप्शन का इल्जाम लगा, वो कहता है मैं पैसे वापस दे देता हूँ। दूसरा करता है वो प्ली बार्गेन कर लेता है। प्ली बार्गेन में करने में क्या होता है, सजा नहीं मिलती उसको और अपना कन्विक्शन का रहता है और डिस्क्वालीफाई। तीसरा होता है कि पैसे नहीं देना चाहता तो चलें हम इसको केस को लेकर चलते हैं। तो पहले आपके सामने रख दूं कि पैसा पाकिस्तान आ गया, सुप्रीम फेडरल गवर्नमेंट के पास चला गया, ये वॉलंटरी रिटर्न भी हो गया, ये प्ली बार्गेन भी होगी, तो केस को रह गया नहीं, जाना कहां चाहिए? मैं आम सादा लफ्जों में आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए पैसा मलिक रियाज का है, आप बात को समझे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा नहीं है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा तब होना था, जैसे मिसाल के तौर पर अभी इस केस में कह दिया कि जनाब अलकादर ट्रस्ट फेडरल गवर्नमेंट का हो गया। बताएं कि किस जगह 171.76 बिलियन जो और अगर सर एक सेकंड, और अगर पैसा मलिक रियाज का था तो उस पैसे से हुकूमत पाकिस्तान का क्या ताल्लुक वास्ता, ये खुफिया मुआहदा क्यों किया गया था सर? फिर ये जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है इसको क्यों कबूल किया था हुकूमत ने सर? और फिर खुफिया समरी क्यों मंजूर करवाई थी? क्योंकि पैसा तो मलिक रियाज का था। ये
دیکھیں یہی میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ملک ریاض نے بیریا ٹاؤن کراچی میں بنایا, وہاں 5 لاکھ روپے ایکڑ کی زمین تھی جو سپریم کورٹ نے کہا جی 8 کروڑ روپے کی ایکڑ. ارے یہ کس سے کہانیاں پتہ ہیں ہمیں. 95 لاکھ روپے کس بات کا لیا. سر اظہر صدیق صاحب یہ بتائیں نا پیسے کے حوالے سے. میں آپ کو بتا صرف اب یعنی انہوں نے پیسہ یہاں سے پاکستان بھیجا یو کے کے اندر. یو کے نے کہا کہ یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, ایف آئی اے روزانہ کرتی ہے. سسپیشیس ٹرانزیکشن سے یہ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کنوکشن ہو گئی ہے. وہاں انہوں نے ایسل فریزنگ آرڈر کیے, پاکستانی گورنمنٹ سے پوچھا. اصل جو کام ہے نا, اصل بات کو یا عدالتی کارروائی سے بچنا ہو تبھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے نا سر. بالکل. تو اگر نہیں ہوئی تو پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسہ کیوں نہیں؟ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتانے لگا ہوں. اصل کہانی شروع ہوتی ہے حسن نواز کی, کہ حسن نواز نے 1 ہائیڈ پارک ملک ریاض صاحب کو بیچا. ایک چیز 9 ارب کی تھی, 18 ارب کی بیچی. انہوں نے جب انکوائری شروع کی, انکوائری یہاں ان کے اپنے دور کے اندر تھی, پرانی گورنمنٹ کے اندر, انہوں نے پکڑ کے کیا کیا, انہوں نے ہوش پوش کر کے سارا معاملہ بند کر دیا. اور اسی کا کہا نیب کو یہ والا کیس سارا بند کر چکا نیب کی کورٹ. این سی اے نے کیا کہا حسن نواز کے بارے میں؟ حسن نے دیکھے نا ایک چیز مہنگی خریدی, انہیں بھی ایکسپلین کرنا تھا, وہ نہیں ایکسپلین کر سکے وہاں پر. یہاں ہماری گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی. اور یہاں بھی کیا ہوا, جب حکومت پاکستان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے, نہ یہاں کوئی منی لانڈرنگ کا کیس تھا, نہ کوئی کرپشن کا کیس تھا. یہاں تک یہاں کیا ہونا تھا, ملک ریاض صاحب نے کہا کہ میں پیسہ پاکستان واپس لے آتا ہوں. انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی ان کے ساتھ کہ میں پیسہ یہ پاکستان واپس لے جاتا ہوں. ساری بات سمجھ آ ہمیں کیا تھا, ہمیں تھا پاکستانی گورنمنٹ کو پیسہ پاکستان واپس آ رہا ہے. حکومت پاکستان اس سب میں کہاں سے آ گئی, وہ بیچ میں کیوں آئی پھر؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ سے پوچھا گیا کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ یا کرپشن کا پیسہ ہے, تو بجائے یہ کہ پاکستان اس کو پروسیکیوٹ کرتا اور ایک ٹائم لگتا, 6 سال لگتے, 8 سال پتہ نہیں ہوتا یا نہ ہوتا, تو پاکستانی گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے یہ پیسہ پاکستان واپس لا رہے ہیں, اس لیے فیسیلیٹیشن تھی. اچھا جہانگیر جدون صاحب, اب یہ جو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں تھی, کوئی فیسیلیٹیشن نہیں تھی. فیسیلیٹیشن تب ہونی تھی کہ جب کرپشن ہوتی, جب ملک ریاض صاحب نے کوئی میٹرو اورنج کے اندر یا موٹر وے کے اندر پہلی سٹیج پہ بھی فیسیلیٹیشن آئی جب این سی اے کے اندر. لیکن یہاں کسی طرح سے بھی کہیں دور تک اب یعنی سوال یہ ہے کہ بتائیں تو صحیح نا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ پیسہ کیسے ہے. اگر صاحب کی بات اگر اظہر صاحب کی بات مان لی جائے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس پروسیس کے اندر کیوں آئی, کیبنٹ کیوں آئی, اور پیسہ آج بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. ملک صاحب نے کہا ہے کہ پیسے کیوں گورنمنٹ آف پاکستان. اچھا اظہر صدیق صاحب, میں ذرا جہانگیر جدون صاحب سے پوچھوں, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا مجھے بار بار پوچھنے پہ بھی کہ اس میں حکومت پاکستان کیوں انوالو ہوئی ہے. جہانگیر جدون صاحب, اب سر آپ کے خیال میں یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ میرٹ پر ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں نے بتا دی کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھا گیا, گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیس ہے, کوئی کیس تو کوئی تھا ہی نہیں پاکستان کے اندر. بات بڑی سیریس ہے. ملک ریاض نے آپ کو سیٹلمنٹ کی, فریم ورک ایگریمنٹ ہوا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ, پیسہ پاکستان آ گیا. تو وہ خفیہ کیوں, وہ پاکستان نے پیسہ واپس لانا تھا, اگر پاکستان نے پیسہ واپس لانا تھا ریاض کے اکاؤنٹ کے اندر آتا تو ٹھیک ہے نا, پیسہ ملک ریاض کے پاس چلا گیا. اگر وہ نہیں آیا تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آیا ہے, تو ملک ریاض نے اسی کو کہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میرا پیسہ نہیں گیا. میں پھر بتاتا چلوں آپ کو, ملک ریاض کے پاس پیسہ نہیں گیا, پیسہ جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہے, بالکل ملک ریاض پر پیسہ نہیں ہے. اگر فرض کریں, اگر یعنی فیصلے میں آ جائے نا, فیصلے میں آ جائے, اگر فیصلے میں ہوتا کہ پیسہ نہیں گیا تو جو عدالت تھی, عدالت جرمانہ کرتی, عدالت کہتی کہ آپ 50 ارب روپیہ دیں, انہوں نے تو 10 لاکھ جرمانہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ پیسہ. ٹھیک, جہانگیر جدون صاحب, فیصلہ میرٹ پہ آپ کے خیال میں درست فیصلہ ہے, اور اس میں جتنی سزائیں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو دی گئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی بالکل درست ہے؟ دیکھیں اوفینس تو کمٹ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس مس یوز آف اتھارٹی اینڈ کرپٹ پریکٹسز میں اس کی پرائمری فشائی آپ دیکھتے ہیں نا. اوفینس کیا کمٹ ہوا ہے؟ یہی کرپٹ پریکٹسز کا اوفینس ہے نا, مس یوز آف اتھارٹی ہے. آپ دیکھیں نا گورنمنٹ کیبنٹ میں کیوں اپروول دیتے ہیں اگر ایک آپ کے پاس کیس ہی کوئی نہیں ہے, نان ڈسکلوزر ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں پیسہ یہ بھی مانتے ہیں, ہر بندہ مانتا ہے کہ پیسہ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار اکاؤنٹ مینٹین کر رہا تھا اس میں ڈالا گیا ہے. 900 سپریم کورٹ نے پوچھا ہے جی پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں, ویسے کوئی جو ایک 5 روپے کورٹ کے اندر جمع کرانے ہوتے ہیں مشکل ہے نا, جس کا اندازہ کوئی نہیں, وکیل بیٹھے ہوئے ہیں دونوں. 5 روپے اگر آپ نے کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے. اب کہتے ہیں یہ فارم لے آؤ, یہ کر لو, ادھر جمع کراؤ. ہم کہیں یہ آن لائن نہیں, یہ آن لائن ٹرانزیکشن نہیں ہوتی, یہ رسید لے گا. اب دیکھیں نا 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, سپریم کورٹ سوئی ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں ہے.
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है तो आप सेटलमेंट में क्यों रिसीव कर रहे हैं सुप्रीम चीफ जस्टिस देखे ना कौन था उस दौर का? जो भी था, लेकिन देखें इसमें ऑफेंस तो कमिट हुआ है। अब आप देखें फेयर ट्रायल हुआ है या नहीं हुआ है। सर, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला को आप सुन रहे हैं, फैसल चौधरी साहब ने मेरे प्रोग्राम में यही बात की। वो ये कहते हैं कि इससे कोई इस अमल से रियासत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। आप समझते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ? चूंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 रुकनी बेंच के साथ उन्होंने कोई 2023 में उन्होंने कहा था ना कि ये लायबिलिटी अकाउंट जो है से पैसा निकालकर और गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। देखिए ये देखें बाद ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें स्टेट को नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी ने कुछ गेन तो किया होता है ना। रॉन्गफुल गेन भी तो ऑफेंस है ना। देखें ना, अब आप एक कंसिडरेशन ले रहे हैं किसी चीज की, ठीक है, उसमें आप अपनी ऑफिशियली पावर यूज कर रहे हैं, तो उसमें स्टेट को तो नुकसान नहीं होता, आप गेन कर रहे हैं व्हाइल यूजिंग योर मिस यूजिंग योर अथॉरिटी। काजी फायज साहब का वैसे ये जो फैसला था, आप समझते हैं ये दुरुस्त? काजी फायज को तो मैं देखो उनको अभी यहाँ पे डिस्कस न करें तो आप उनके नाके देना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जो फैसला दिया था नहीं, उन्होंने ये सही काम किया कि पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस कर दिया। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी झगड़ा था। सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारा पैसा है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारा पैसा है, ठीक है। उन्होंने कहा इस पैसे को बाहर करो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मलक रियाज जो सेटलमेंट 460 बिलियन जो है ना सेटलमेंट हुई थी, वो भी जिस बंदे ने कराई थी मुझे उसको भी पता है, वो भी फेयर सेटलमेंट नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त प्रेशर में थी, कोई इख्तियार नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, और बिल्कुल जो है ना सेटलमेंट किसी जरिए से हुई थी। अजहर सदीक साहब को भी पता है जिस बंदे ने कराई थी, उस वक्त ये उनके बड़े क्लोज थे अजहर सदीक साहब। अच्छा जी जी। अब देखें ना, अब सारी चीजें सेटलमेंट हो रही हैं। अब फिर सेटलमेंट कहाँ होती है? सेटलमेंट जहाँ पे होती है वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। अच्छा। जो लोग कराते हैं उनको भी पता है सेटलमेंट होती क्यों है और होती क्यों है ये यहाँ पे काम सेटलमेंट। और क्या कोई सेटलमेंट विदाउट कंसिडरेशन होती है? और फिर मलक रियाज देखो, वो ऐसा बिजनेसमैन है ना, वो अगर 10 रुपए लगाता है ना तो उसका 1 करोड़ स्टेटमेंट करा लिया है। देखें वो मलक रियाज की तमाम 1300 का पता है, 1300 अगर वो खर्च करता है ना तो उससे 1 करोड़ का निकालता है। देखे ना, जिस पे भी खर्च करता है तो उसने देखे ना वो सब पे ही करता बड़े बड़े, इसीलिए तो लोग नाम लेते हुए जरा घबराते हैं। बड़े बड़े फार्म हाउस बना के दिए लोगों को, ठीक है। अब चकवाल के अंदर चले जाए, आपको बड़ा बड़ा फार्म हाउस मिलेगा अरबों में, तो वो किसी वजह से उसने बना के दिए ना। आप देखें बिजनेसमैन किसी पे फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अच्छा, वो हाउसेस भी देखे होंगे ना, फलाना हाउस कोई उधर, फलाना हाउस, हाँ, तो सब उसने इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन दे दी है। अब ये है कि आप सजा पे बात करें तो हो सकता है ये प्रोपोर्शनैलिटी ना हो, प्रोपोर्शनल जो है वो सजा ना हो। ज्यादा सजा दी गई है आपकी ख्याल में? ज्यादा दी गई है, और बुशरा बेगम को जो है उसको भी उसकी सजा नहीं बनती। तो सर ये हाई कोर्ट में क्या लगता है सजा उड़ जाएगी? क्योंकि वहां भी आप देखें 2 नए जजेस हाई कोर्ट में सजा उस वक्त उड़ी ना जब जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ केस था ना, तो प्रोसिक्यूशन आके कह दिया कि तो हमसे गलती हो गई थी। प्रोसिक्यूशन का काम उनका एविडेंस कलेक्ट करना है, ये नहीं करना कि बंदे को अंदर करना है या उस पर जुर्म साबित करना है। प्रोसिक्यूशन का काम है एविडेंस कलेक्ट करना, और आगे कोर्ट का काम है एविडेंस देखना कि वो एविडेंस बनती है या नहीं बनती। ये एक फेयर स्टेटमेंट है। सर 8-8 साल की सजाएं उड़ती हुई देखी ना। अब ये तो आप ये तारीख बताएगी कि 14 साल की सजा इमरान खान नहीं काटेगा। हो सकता है वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, ये प्रोसिक्यूटर जो अभी प्रोसिक्यूट कर रहे हैं ना इमरान खान को, ये नहीं प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ को प्रोसिक्यूट किया। अच्छा। वो दूसरी चले गए, उन्होंने कहा जी वो केस ही हमने गलत बनाया था। इस पर क्या कहेंगे? यही, और इसकी जजमेंट देखे ना, जिस तरह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जजमेंट लिखी हुई आई थी ना, मेरे ख्याल में ये जजमेंट भी उसी राइटर ने लिखी है, उससे थोड़ा सा साथ वाले बेंच ने लिखी है। उन्होंने कहा था जी हाइड पार्क जो है वो अभी कन्फिस्केट हो गए हैं। अभी ये कहा अभी ना मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूं। ये सारी एक सेकंड अजहर सदीक साहब, क्या ख्याल है, हाई कोर्ट सजा उड़ा देगी फिर ये 14 साल कैद की? प्रोसिक्यूशन उड़ा देगी हाई कोर्ट से पहले। देखिए मैं अब नैब के कवानीन के अंदर तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब डायरेक्ट नेक्सस लेना है बेनिफिट का, बेनिफिट 1 रुपए का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, काबीना का फैसला खुले लिफाफे में वो जुर्म नहीं है। अब नैब इसमें सजा सस्पेंड होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 3 से 4 हफ्ते में पहले नोटिस होगा, नोटिस होकर नैब डेटा लेने की कोशिश करेगा, लटकाने की कोशिश करेगा, तो 3 से 4 हफ्ते में सजाएं सस्पेंड होंगी। अपना बुशरा बीबी के खिलाफ तो जरा देर लगनी नहीं है। और ये वाहिद दुनिया का वाहिद केस है कि जिसके अंदर कंसिडरेशन यानी जब तक व्हाइट कॉलर क्राइम में पैसा नहीं है, एडवांटेज नहीं है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी वाला काम अब खत्म हो चुका है। उसमें डायरेक्ट आपको बेनिफिट लेना है, उसमें बेनिफिट कोई नहीं है। और एक ट्रस्ट खड़ा कर देना, आप कहें कि जनाब वो ट्रस्ट वफाकी हुकूमत का हो जाए। वफाकी हुकूमत कौन होती है ट्रस्ट लेने वाली? जज साहब ने तो इस हद तक चले गए कि वो ट्रस्ट भी पकड़ के वफाकी हुकूमत को दे दिया। वो भी नेक मकसद के लिए चल रहा है कि ट्रस्ट ये ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है इस वक्त में।
अलकायदा जी ट्रस्ट बिल्कुल ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है, ट्रस्ट के बकायदा ऑडिट रिकॉर्ड। सर ये कमाल की बात देखें, ये दुनिया में वाहिद करप्शन का केस होगा जो क्रॉस चेक से पैसे आए, अकाउंट में वेरीफाइबल चीजें हैं, यानी एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। सर ये बताइए कि आपके ख्याल में किस तरह का बेंच बन सकता है और आपको लगता है कि ये सजा वहां पे बरकरार रह सकेगी? 14 साल वैसे खत्म करना मुश्किल। देखिए चीज ये है कि हमेशा से जो पीटीआई का नैरेटिव है वो अगर प्रॉपर लीगल होता, इन्हें सबसे पहले सजा हुई थी इलेक्शन कमीशन के अंदर फॉल्स एसेट डिक्लेरेशन की, और उसके नीचे में एक 3 साल का जो है रेफरेंस किया था एडिशनल सेशन जज के पास। उस एडिशनल सेशन जज ने सजा दे दी, उस एडिशनल सेशन जज ने सजा दे दी, और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो फॉल्स डिक्लेरेशन था वो आज तक जजमेंट सस्पेंड नहीं आई। तो ये अभी जो है देखें, अगर तो आपने जाना है कि जिस तरह आपने पहिए लगाने इस सारी चीज को, तो फिर तो और बात है। वैसे पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह अगर जजमेंट जो है वो अनाउंस कर दी जाए तो अपनी रूटीन के अंदर आता है, और रूटीन के अंदर आता है, दिन के बाद उन्होंने 2 to 5 years। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि सस्पेंशन इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, नहीं वो तो करेंगे ना, वो तो जब करेंगे उसके बाद एक बेंच बनेगा, और अभी भी इन्होंने टारगेट शुरू कर दिया है कि जी जज ही इसीलिए लगे हैं। अच्छा देखे ना कि अब इस्लामाबाद क्या होना है, नहीं अगर वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसिक्यूशन ये जो भी है, आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कभी भी जो प्राइम मिनिस्टर फॉरवर्ड पहले थे या ये है, इनको कभी भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया कि या इनकी दरखास्त एक्सेप्ट ना हुई हो, या इनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ना हुई हो, या क्विट ना हुई हो। समाअत के लिए का मुख्तसर हो सकती है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही होगा? लॉ तो ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो आया हुआ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट एंटरटेन। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर तो पहला तो ये है कि क्या पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये मानते हैं? अगर तो ये मानते हैं तो फिर अर्ली एक्सपेक्टेशन कर लें, नहीं तो फिर ये है कि नया को चीफ जस्टिस आएगा तो फिर उसी ने करना है ना। ये तो नहीं हो सकता भी चीफ जस्टिस भी ना माने और कहें जी अगले दिन केस भी लगा। इस केस में बेल भी इमरान खान को चीफ जस्टिस ने दी। जी जहांगीर जदून साहब और अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।